आज की इस चर्चा में हम इतिहास की एक बेहद ही शानदार और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये कोई आम ऐतिहासिक विवरण नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कैसे एक असाधारण नेता ने 17वीं सदी में बिल्कुल शून्य से एक स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा कर दिया और स्वराज के विचार को असल जिंदगी में उतार कर दिखा दिया। चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर कैसे एक छोटी सी और स्थानीय मराठा सेना ने उस समय के सबसे ताकतवर और विशालकाय मुगल और बीजापुर साम्राज्यों को चुनौती दी, और सिर्फ चुनौती ही नहीं दी बल्कि उन्हें हराया भी। सच कहूं तो ये बिल्कुल डेविड और गोलियत जैसी स्थिति थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरी जटिल कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम 17वीं सदी की राजनीतिक स्थिति से शुरू करके शिवाजी महाराज के उदय, उनकी अचूक छापामार युद्ध रणनीति, भारतीय नौसेना के निर्माण, उनके प्रशासन और अंत में उनके प्रेरणादायक मूल्यों पर नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 17वीं सदी की राजनीतिक स्थिति की। उस समय का माहौल अगर हम देखें तो विरोधाभास बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत और विशाल मुगल साम्राज्य की भारी भरकम पारंपरिक सेनाएं थीं, और दूसरी तरफ थी एक नई फुर्तीली मराठा शक्ति। इन बड़े साम्राज्यों का सामना करने के लिए मराठों ने सिर्फ हथियारों का ही सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने बहुत ही चतुराई से स्थानीय सरदारों और छोटे परिवारों को एकजुट किया, और यही रणनीतिक गठबंधन उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, जो है शिवाजी महाराज का उदय। आइए देखते हैं कि ये महान सफर कैसे आगे बढ़ता है। 1630 में शिवनेरी किले में उनके जन्म से लेकर 1659 के उस निर्णायक प्रतापगढ़ युद्ध तक, फिर 1665 की कूटनीतिक पुरंदर की संधि और 1674 में रायगढ़ में उनका गौरवशाली राज्याभिषेक। 1680 तक का ये सफर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राष्ट्र के जन्म की कहानी है। हर महान नेता की एक मजबूत नींव होती है। शिवाजी महाराज के चरित्र पर सबसे गहरा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का था। बचपन में ही उन्होंने भारतीय महाकाव्यों की कहानियों के जरिए उनके मन में न्याय, नैतिकता और सही गलत की गहरी समझ पैदा कर दी थी। इसी शुरुआती शिक्षा ने भविष्य के इस शासक का हमेशा सही मार्गदर्शन किया। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, उनकी छापामार युद्ध रणनीति। यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो है गनीमी कावा। ये रणनीति अपने आप में एक गेम चेंजर थी। आमने सामने के युद्ध के बजाय उन्होंने बिजली जैसी फुर्ती, इलाके की गहरी समझ और अचानक किए गए हमलों का इस्तेमाल किया। उनकी सेनाएं पहाड़ों और घाटियों का इस्तेमाल ऐसे करती थीं मानो वो उनके सबसे अच्छे दोस्त हों। वो अचानक हमला करते और भूत की तरह गायब हो जाते। इसे गजब की रणनीति का इस्तेमाल करके उन्होंने बीजापुर सल्तनत के कई अहम किलों पर बहुत तेजी से कब्जा किया। तोरणा, चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर जैसे किले। ये सिर्फ जमीनी जीत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा रणनीतिक जाल था जिसने दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी थी। हर नया किला उनके साम्राज्य का एक नया और मजबूत स्तंभ बन रहा था। उनकी सामरिक प्रतिभा की 2 घटनाएं तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली हैं। पहली, 1659 में प्रतापगढ़ में अफजल खान को अपनी कूटनीति से हराना, और दूसरी, मुगलों के खिलाफ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला रात का हमला, जब उन्होंने भारी भरकम सुरक्षा के बीच शाइस्ता खान के शिविर पर सीधा धावा बोल दिया। सोचिए, इतने बड़े दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए कितने अकल्पनीय साहस की जरूरत पड़ी होगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे विषय की, भारतीय नौसेना के निर्माण की। ये उनकी कमाल की दूरदर्शिता थी। उस दौर में जब बाकी सभी शासकों का ध्यान सिर्फ जमीनी किलों पर था, शिवाजी महाराज ने समंदर की तरफ देखा। उन्हें पता था कि पश्चिमी तटरेखा की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसैनिक बेड़े की सख्त जरूरत है। उन्होंने बिल्कुल शून्य से अपनी नौसेना खड़ी की। उन्हें ऐसे ही भारतीय नौसेना का जनक नहीं कहा जाता। ये विदेशी ताकतों को समंदर में ही रोकने का उनका एक मास्टर स्ट्रोक था। अब रुख करते हैं 5वें हिस्से का, उनका प्रगतिशील प्रशासन और शासन का तरीका। उनका प्रशासन चलाने का तरीका अपने समय से सदियों आगे था। राजकाज को सही ढंग से चलाने के लिए अष्टप्रधान मंडल बनाया गया, जिसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे। पेशवा यानी प्रधानमंत्री से लेकर सेनापति और मुख्य न्यायाधीश तक सबका काम एकदम बटा हुआ और स्पष्ट था। ये एक बेहद ही पारदर्शी और कुशल सिस्टम था,
जो वाकई में उस दौर के हिसाब से काबिले तारीफ है। लेकिन सिर्फ प्रशासन ही नहीं, उनके शासन में नैतिकता की जड़ें बहुत गहरी थीं। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा का सख्त विरोध किया जाता था और इसके लिए बहुत कड़ी सजा थी। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां सभी धर्मों के लोगों का पूरा सम्मान होता था और बिना किसी भेदभाव के हर धर्म के पूजा स्थलों की पूरी सुरक्षा की जाती थी। और अब हमारा छठा और अंतिम पड़ाव, उनके जीवन से मिलने वाली साहस और सत्यनिष्ठा की प्रेरणा। वर्ष 1674 का राज्याभिषेक इस पूरी कहानी का सबसे खास पल है। रायगढ़ में उन्हें विधिवत रूप से छत्रपति की उपाधि मिली। ये कोई आम रस्म नहीं थी, बल्कि यह इस बात का खुला ऐलान था कि अब स्वराज्य पर आधारित एक बिल्कुल स्वतंत्र और संप्रभु राज्य खड़ा हो चुका है। एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह से अपने लोगों के कल्याण के लिए था। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात है जो इस पूरी चर्चा का बेहतरीन सार निकालती है। सच्चा नेतृत्व ज्ञान, मूल्यों और सही काम करने के साहस पर बना होता है। शिवाजी महाराज की महानता सिर्फ उनके जीते गए किलों या युद्धों में नहीं है, बल्कि उनके इसी अडिग ज्ञान और हर मुश्किल परिस्थिति में सही काम करने के उस बेजोड़ साहस में बसती है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, स्वराज्य, अदम्य साहस और नैतिक शासन के ये जो 17वीं सदी के सिद्धांत हैं, ये आने वाले कल के नेताओं को कैसे दिशा दिखा सकते हैं। सच कहूं तो ये इतिहास सिर्फ किताबों में बंद रखने के लिए नहीं है, बल्कि आज के दौर में भी इन आदर्शों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।